दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण साइंस के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो आगामी परीक्षाएँ, चाहे आप दोस्तों एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है साइंस का बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 जो संबंध है दोस्तों वो दोस्तों इसमें जो है सूची का मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 से। दोस्तों पहला दिया फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। दोस्तों फेदोमीटर का संबंध बताना किससे है? तो दोस्तों फेदोमीटर का संबंध होता है समुद्र की गहराई से। तो दोस्तों ए का दोस्तों चौथा है। दूसरा संबंध है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर का संबंध होता है दोस्तों वायुमंडलीय दबाव से, वायुमंडलीय दबाव से संबंधित है। तीसरा दोस्तों हाइग्रोमीटर का संबंध होता है आपेक्षिक आर्द्रता से, दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता से। और दोस्तों अल्टीमीटर की सहायता से दोस्तों ऊंचाई ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों इस तरह जो है इसका राइट आंसर दोस्तों बी बनता है, पहले का राइट आंसर दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं? दोस्तों बताना है कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश राशि है। सदिश राशि में दोस्तों क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों समान रहते हैं। द्रव्यमान, दूरी, संवेग और चाल। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो संवेग है दोस्तों, संवेग की दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों समान रहते हैं, जबकि दोस्तों द्रव्यमान, दूरी और चाल ये तीनों दोस्तों अदिश राशियाँ हैं। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। संवेग को दोस्तों पी से लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में मोमेंटम भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा है गति ऊर्जा के बारे में बताना कौन सा तथ्य गलत दिया है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। एक वस्तु गति के कारण उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गति ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। गति ऊर्जा का दोस्तों फार्मूला होता है K होता है हाफ mv²। K को दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, m मास द्रव्यमान होता है, अभी दोस्तों वेग होता है। गतिमान वस्तुओं में गति ऊर्जा होती है दोस्तों, ये दोस्तों गतिमान वस्तुओं में गति ऊर्जा होती है, ये भी सही है। गति ऊर्जा का फार्मूला दोस्तों ये भी सही है। एक वस्तु गति के कारण अपने द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गति ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में गति ऊर्जा को गति ऊर्जा कहा जाता है, दोस्तों ये गलत है। गति ऊर्जा दोस्तों तभी होती है जब कोई वस्तु गतिमान होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तरल अवस्था गैसीय अवस्था बदल जाती है, ठोस अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है, तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है। तो दोस्तों बताना वाष्पीकरण क्या होता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण एक वह अवस्था होती है जब कोई जो तरल जो लिक्विड जो होता है वो ठोस लिक्विड जो है गैस अवस्था में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। तरल पदार्थ जो होता है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको दोस्तों वाष्पीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोपी क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं की ओर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा डी, बर्फ। दोस्तों बर्फ का जो अपवर्तक सूचकांक होता है वो होता है 1.31। इसके बाद दोस्तों केरोसिन जो होता है मिट्टी का तेल होता है, इसका जो दोस्तों अपवर्तक सूचकांक होता है 1.44। बेंजीन का दोस्तों अपवर्तक सूचकांक होता है 1.50 और दोस्तों सेंधा नमक का जो अपवर्तक सूचकांक होता है वो तो 1.54। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। 6वां दोस्तों फिजिक्स से संबंधित है और दोस्तों ये जो है इसमें पूछा गया यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है, रेजिस्टेंस दोगुना कर देते हैं, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा बतानी कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें धारा आधी हो जाएगी, धारा घट जाएगी, धारा स्थिर रहेगी या दोस्तों शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों धारा दोस्तों क्या होगी? घट जाएगी। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा धारा घट जाएगी।
जाएगी या दोस्तों तो इसका धारा जो है क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसका दोस्तों सोल्यूशन इस प्रकार रहेगा दोस्तों, जो ओम का नियम होता है दोस्तों वो होता है V इक्वल टू IR होता है। यदि वोल्टेज समान होता है दोस्तों तो और प्रतिरोध 2 गुना कर दें तो इसको दोस्तों 2R करेंगे प्रतिरोध को, तो दोस्तों नई धारा होगी I डैश बराबर होगा V/2R। यहाँ प्रतिरोध की जगह 2 का गुणा करना है दोस्तों, 2R हो जाएगा। इसके लिए इसको दोस्तों ऊपर 1 मानेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और इंटू V/R। तो देखते हैं कि धारा जो है क्या होगी, आधी हो जाएगी इसकी दोस्तों। तो इसकी धारा क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा, धारा आधी रह जाएगी, ना कि ये दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों बिजली की चमक गड़गड़ाहट की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है दोस्तों, बताना है। बिजली की चमक जो होती है गड़गड़ाहट की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है दोस्तों। जैसा कि पता है आपको, प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की जो गति होती है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए दोस्तों हमें ये ऐसी प्रोसेस होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल होती है वो, इसको आप रखते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि दोस्तों जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए दोस्तों चमक हमें जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ के पहले दोस्तों सुनाई देती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में रदरफोर्ड प्रयोग ने अल्फा कणों को एक पतली खाली जगह पर डाला था। तो दोस्तों इन्होंने रदरफोर्ड का जो प्रयोग किया था, उन्होंने दोस्तों सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया था। और दोस्तों इन्होंने जो सबसे पहले जो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। दोस्तों उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, तो इससे कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अपने मार्ग पर क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, जिनमें एक अल्फा कण था 20,000 में से एक, जो जाकर पुनः अपने उसी मार्ग पर वापस आ जाता है। तो दोस्तों इस आधार पर जो है उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र बताना दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों खाने वाले जो नमक का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और दोस्तों इसका फार्मूला होता है NaCl। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो दोस्तों बाईं ओर जो एकमात्र गैर धातु है वो दोस्तों हाइड्रोजन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। टंगस्टन का गलनांक बताना दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा कि निम्नलिखित में से किस सक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड के बराबर होता है, क्लोराइड आयन जैसा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आर्गन का दोस्तों परमाणु क्रमांक 18 होता है। और दोस्तों जो क्लोराइड आयन, इसमें दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों आर्गन और क्लोराइड आयन दोनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 में पूछा गया, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये दोस्तों बताना किसका नियम है। डाल्टन का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, चार्ल्स का नियम है या बायल का नियम है। तो दोस्तों समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये दोस्तों नियम दिया था एवोगैड्रो का नियम है दोस्तों। ये रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्न दोस्तों। इसके बाद जब इस्पात को शुष्क लाल किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों बताना है, जब इस्पात को लाल करते हैं और उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। इस प्रक्रिया को अनीलिंग कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अनीलिंग में दोस्तों इस्पात को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, इसे दोस्तों एनीलिंग कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों बताना है। धातु को गलाने में, दो धातुओं के संलग्न के लिए, अपघर्षक के रूप में या विस्फोटक के रूप में। तो दोस्तों जैसा कि पता है, जो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन को संक्षिप्त में TNT कहा जाता है, इसका उपयोग दोस्तों विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों सेना में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम की क्या भूमिका होती है। जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है। सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए, कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, कोलाइड जेल की रचना में सुकर बनाने के लिए, सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों जो है इसका राइट आंसर है, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम को दोस्तों क्लिंकर में मिलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी है? पेनिसिलिन, प्रोटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन। तो दोस्तों 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक जो दोस्तों औषधि वो होती थी पेनिसिलिन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपना सहयोग देते रहें दोस्तों। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 18 देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक खाली जगह का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें जो निर्माण होता है वो होता है दोस्तों मैसेंजर आरएनए प्रति का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। चेचक होने का कारण बताना दोस्तों किस वायरस के कारण होता है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस और मिक्सो वायरस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वेरियोला वायरस। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। 20वां में क्या पूछा है दोस्तों? ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों ये परीक्षा में अक्सर रिपीट होते हैं। इन प्रश्नों को आप हल करें और दोस्तों हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दें कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद दोस्तों पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, पराग कहा जाता है या वर्तिकाग? तो दोस्तों पुष्प में जो स्त्री केसर के जो शीर्ष भाग होता है उसको दोस्तों स्टिग्मा या वर्तिकाग के रूप में जाना जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों बताना कब स्थापित किया था एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को? दोस्तों इसको स्थापित किया गया था 2010 को और दोस्तों ये 18 अक्टूबर 2010 को दोस्तों एनजीटी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, एनजीटी का उद्देश्य है वो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने से संबंधित है दोस्तों। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। दोस्तों बताना उर्वरकों में कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो दोस्तों पूरक जो उर्वरक होते हैं उनमें एनपीके पाया जाता है, जबकि दोस्तों इसमें क्लोरीन जो है नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये दोस्तों 3 तत्व उर्वरकों में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा गया सूचियों का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दी हैं दोस्तों, उनको लिखनी है स्रावित हार्मोन दिए हैं। तो दोस्तों पहला बताना है दोस्तों जनन ग्रंथि दोस्तों जो द्वारा जो स्रावित होता है वो दोस्तों होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद दोस्तों पीयूष ग्रंथि द्वारा दोस्तों जो स्रावित हार्मोन होता है वो कहलाता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है दोस्तों वो होता है इंसुलिन हार्मोन, जो है रक्त पर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा दोस्तों अधिवृक्क दोस्तों जो स्रावित हार्मोन है दोस्तों कार्टिसोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वां देखते हैं। 24वां दोस्तों एक कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा BIOS का सही रूप बताना है? तो दोस्तों BIOS का सही फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पृष्ठ क्रमांक 25वां देखते हैं। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल जैसे कमांड क्या होते हैं, कहाँ होते हैं दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये जो कमांड जो होते हैं वो जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर की ओर बाईं ओर होते हैं, यानी मेन्यू बार के नाम से जाना जाता है, मेन्यू बार के। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों परफेक्ट मेक्स द मैन एक्सीलेंट। परफेक्ट जितना दोस्तों अभ्यास करेंगे आप उतना ही दोस्तों आपकी सफलता के चांस सिक्योर हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।